अपनी पिछली वीडियो में हमने इंटरव्यू विद द वैम्पायर के सीजन 2 के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी को जाना था और आज की वीडियो में हम बचे हुए एपिसोड्स की कहानी के साथ साथ इस सीरीज के एंडिंग पे थोड़ी बात करेंगे। अब ध्यान रहे कि इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली तीनों वीडियो देखनी पड़ेगी और उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट दोनों में डाल दूंगा। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, let's roll the intro. तो एपिसोड के शुरुआत में हम ड्यूलैक एंड अरमांड को देखते हैं और यहाँ पे अरमांड के हंट करने का टाइम हो गया था। ऐसे में अरमांड यहाँ से निकल लेता है और वो ड्यूलैक से इंटरव्यू कंटिन्यू करने को कहता है। अब उसके जाते ही मोलॉय ड्यूलैक से कहता है कि मुझे हमारे 1973 वाले इंटरव्यू की सारी बात याद नहीं है, लेकिन मैं सच में वो किस्सा तुमसे सुनना चाहूंगा। ड्यूलैक को भी ज्यादा कुछ याद नहीं था, लेकिन दे बोथ अग्री कि ठीक है, लेट्स ट्राई टू रिमेम्बर एवरीथिंग। तो कहानी अब 1973 के सैन फ्रांसिस्को में चली जाती है, जहां डैनियल मोलॉय पहली बार ड्यूलैक से मिला था एक बार के अंदर। उस टाइम मोलॉय एक यंग बॉय था जिसे जर्नलिस्ट बनना था। ड्यूलैक से बात करते वो उससे फैसिनेट हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ड्यूलैक का इंटरव्यू लेगा एज प्रपोज्ड बाय द वैम्पायर हिमसेल्फ। ड्यूलैक उससे कहता है कि तुम एक बुक छाप लेना अबाउट दिस, जिससे तुम काफी फेमस हो जाओगे। इसके बाद दोनों ड्यूलैक के अपार्टमेंट में जाते हैं और यहाँ मैं आपको बता दूं कि मोलॉय को ऐसे ड्यूलैक की बातों पे विश्वास नहीं था, लेकिन यहाँ वो शायद ड्रग्स लेने के चक्कर में आ गया था। तो इंटरव्यू शुरू होता है, लेकिन मोलॉय ड्यूलैक का मजाक बनाने लगता है और उसे सीरियसली नहीं लेता। तब ड्यूलैक को उसे डराना पड़ता है अपने फैंग्स को दिखा के, मतलब वो वैम्पायर वाले दांत दिखा के। ये देखते ही मोलॉय डर जाता है एंड देन एक्चुअली में वो इंटरव्यू शुरू करता है। हम देखते हैं कि पूरे इंटरव्यू में ड्यूलैक लेस्टैट के बारे में खराब बातें ही बोल रहा था, जबकि हम सब जानते हैं कि प्रेजेंट इंटरव्यू में ड्यूलैक लेस्टैट के बारे में खराब बातें नहीं बोला। देन यहाँ ड्यूलैक क्लॉडिया के बारे में भी कहता है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि मोलॉय बहुत ज्यादा ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में होता है एंड ही स्टार्ट सेइंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट देम। वो नशे में ड्यूलैक से ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा क्लॉडिया बनने को तैयार हूँ, तुम मुझसे प्यार करो एंड ऑल दैट स्टफ। इससे ड्यूलैक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मोलॉय को बाइट कर देता है। तभी अरमांड आके मोलॉय को बचाता है एंड लकीली मोलॉय सिर्फ बेहोश हुआ था, मतलब वो मरा नहीं था। अब ड्यूलैक भी मोलॉय का खून पी के थोड़े नशे में आ गया था और ऐसे में वो झगड़ा करना शुरू करता है। अरमांड ड्यूलैक से कहता है कि तुम अपना हिस्ट्री दुनिया वालों को नहीं बता सकते क्योंकि ये वैम्पायर रूल के खिलाफ है। लेकिन ड्यूलैक अरमांड को इंसल्ट करता है saying कि तुम बोरिंग हो और तुमने मेरी लाइफ डिकेड आफ्टर डिकेड डल बना दी है। यहाँ ड्यूलैक और अरमांड की आर्ग्यूमेंट काफी हीटेड हो जाती है और गुस्से में ड्यूलैक धूप में चला जाता है ताकि वो खुद को खत्म कर ले, लेकिन कैसे भी करके अरमांड उसको बचा लेता है। अब ड्यूलैक बच तो जाता है, लेकिन उसे बहुत चोट लग गई थी। देन मोलॉय को भी अरमांड बहुत टॉर्चर करता है एंड इवेंचुअली ही डिसाइड्स कि वो उसे एक पीसफुल मौत देगा। अरमांड ड्यूलैक से पूछता है कि तुमने इंटरव्यू में लेस्टैट के बारे में सिर्फ बुरी बातें ही क्यों बताई, जबकि सच्चाई तो ये है कि तुम लेस्टैट से बहुत प्यार करते थे। अरमांड गेस करता है कि मे बी ड्यूलैक चाहता है कि लेस्टैट उसकी झूठी बातें पढ़ ले एंड देन वो ड्यूलैक को खुद ढूंढ निकाले, क्योंकि शायद अब भी ड्यूलैक लेस्टैट को ही चाहता है। इसी दौरान अरमांड ड्यूलैक की हालत टेलीपैथिकली लेस्टैट को भी बताता है और दोस्तों पूरे सीजन में हमें पहली बार ये श्योर हो जाता है कि लेस्टैट न्यू ऑर्लिन्स में मरा नहीं था और शायद अब वो वापस से पूरी तरह हील भी हो गया है। अरमांड जब मोलॉय को टॉर्चर करता है तब हम उस प्लास्टिक रैप डेड बॉडी को भी देख पाते हैं जिसके विजन्स मोलॉय को आते थे, इंडिकेटिंग दिस इंसिडेंट। ड्यूलैक मोलॉय को कभी भी मरने नहीं देना चाहता था और वो कैसे भी करके अरमांड को रोक लेता है, लेकिन शर्त ये थी कि वो उसकी मेमोरी फॉगी कर देगा और वो कोई भी बुक पब्लिश नहीं करेगा। तो एज प्लान्ड अरमांड ने मोलॉय की मोस्ट ऑफ द मेमोरी को धुंधला कर दिया था और उसे ड्रग ओवरडोज करा के बाहर छोड़ दिया, लेकिन मोलॉय की एक याद नहीं मिटी थी। कौन सी याद? वो जहां ड्यूलैक उस पे हमला किया था और साथ ही ड्यूलैक ने उसके मन में कुछ अच्छी बातें भी डाली थी ताकि मोलॉय ये ना सोचे कि वो एक खराब जर्नलिस्ट है। बेसिकली ऐसी बातें कि तुम बहुत कामयाब बनोगे, तुम अच्छे हो, ताकि उसको चीयर अप कर सके, उसका मोरल बूस्ट हो जाए। तो इसी के साथ सैन फ्रांसिस्को में 1973 के अंदर जो मोलॉय और ड्यूलैक की इंटरव्यू हुई थी उसकी सारी डिटेल्स हमें इस एपिसोड में दे दी गई। साथ ही यहाँ एक बहुत बड़ी चीज कंफर्म कर दी गई है कि लेस्टैट अब भी जिंदा है। तो अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां मोलॉय ड्यूलैक से पूछता है कि ठीक है, तुमने मेरी मेमोरीज को मिटाई थी, दैट इज ऑल गुड, लेकिन तुम्हारी मेमोरीज भी इतनी फॉगी क्यों है, उसे क्यों मिटाई गई? मतलब हम दोनों मिल के वहीं तक याद कर पा रहे हैं जहां तक तुमने मुझे बाइट किया था,
तो ये थोड़ा फिशी नहीं हो गया? अब ये बात सुनकर ड्यूलैक भी सोच में पड़ जाता है और तभी अरमांड अपने हंट से वापस आता है एंड ही आस्क्स कि पेरिस का सफर कैसा चल रहा है। इस पे ड्यूलैक कहता है कि हम पेरिस का नहीं सैन फ्रांसिस्को की बातें कर रहे हैं एंड ही आल्सो आस्क कि तुमने मोलॉय की यादें क्यों मिटाई थी। इस पे अरमांड कहता है कि मैंने ये सोच के इसकी याददाश्त मिटाई थी कि ये लड़का हमारे बाद में काम आएगा एंड वी ऑल नो कि ये सरासर झूठ है। यहीं पे 13th एपिसोड खत्म हो जाती है। अब 14th एपिसोड की कहानी के शुरुआत में हम डैनियल मोलॉय को रियल राशिद से मिलते देखते हैं जो कि ड्यूलैक का सर्वेंट था। यहाँ मोलॉय राशिद से पूछता है कि टेप्स किसने सेंड किए थे, लेकिन इस पे राशिद कुछ नहीं कहता और उठकर वॉशरूम चला जाता है। तभी वो अननोन इंसान उसके साइड वाली सीट पे आके बैठता है एंड तब हम जान पाते हैं कि यह आदमी टेलामैस्का ग्रुप का एक मेंबर था। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने मेरी मेफेयर विचेस की एक्सप्लेनेशन देख रखी है उन्हें टेलामैस्का ग्रुप के बारे में जरूर पता होगा। नहीं भी पता तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि दुनिया में अनोखे पावर्स वाले लोग पे नजर रखते हैं और शायद राशिद भी इसी ग्रुप का मेंबर था क्योंकि वो मोलॉय को इस आदमी से बात करने का अलाउ करता है और घर आकर भी वो ये बात छुपाता है। खैर टेलामैस्का के ऑफिसर से बात करते हुए मोलॉय पूछता है कि क्या तुम मुझे बचा सकते हो। इस पे ऑफिसर नो कहता है क्योंकि ग्रुप का काम बस देख रेख के लिए है विथ नो बिग पावर्स, वो लोग दखल अंदाजी नहीं करते। मोलॉय को बेसिकली अब वैम्पायर के डेरे से सेफली बाहर निकलना था और वो टेलामैस्का की हेल्प मांगता है। यहाँ हम क्लियरली समझ पाते हैं कि मोलॉय को अरमांड से डर लगने लगा था, लेकिन वो आदमी जिसका नाम शायद आरजे था वो कहता है कि तुमको दूसरे वाले से डरना चाहिए, पॉइंटिंग टू ड्यूलैक एंड ही आल्सो सेज कि टेलामैस्का के बिहाफ पे तुम उन दोनों से कुछ क्वेश्चंस पूछो और यही हम चाहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर वापस से पास्ट में जाती है, यानी पेरिस की कहानी, जहाँ सैंटियागो और पूरा कवन छुप छुप कर क्लॉडिया की डायरी पढ़ रहा होता है। ये लोग ना सिर्फ ड्यूलैक एंड क्लॉडिया के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे बल्कि ये लोग काफी डिग डीप कर रहे थे ताकि वो पता कर सके कि क्या लेस्टैट अब भी जिंदा है। देन एज ड्यूलैक सजेस्टेड कि सैंटियागो को नीचा दिखाओ और उसे इनकॉम्पिटेंट प्रूव कर दो। अब वैसा तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा था। इनफैक्ट सैंटियागो तो अपना परफॉर्मेंस और भी बेहतरीन ही कर रहा था। नाउ कमिंग टू क्लॉडिया, उसे अपने जीवन का सच्चा प्यार मिल चुका था और ये वही सेम लेडी थी फ्रॉम द शॉप जिसका नाम है मैडलिन। तो होता यह है कि एक रात मैडलिन अपने शॉप पर कुछ कर रही होती है कि उसकी 3 लोगों से बहस हो जाती है। ऐसे में वो लोग मैडलिन की दुकान में घुस जाते हैं और उनमें से 2 लड़का उसके साथ गलत करने की कोशिश करता है। तभी क्लॉडिया आकर तीनों बुलीज का शिकार करके मैडलिन को बचा लेती है, रिवीलिंग हर ट्रू सेल्फ। और देखा जाए तो ये वैम्पायर वाले लॉ का एक रूल ब्रेक हुआ। यहाँ पे दोनों क्लोज आते हैं और मैडलिन भी अब क्लॉडिया के साथ रहना चाहती है और मैडलिन डिसाइड करती है कि वो भी अब वैम्पायर बन जाएगी। ये सब जानने के बाद ड्यूलैक गुस्सा तो करता है लेकिन उसे भी फील होता है कि क्लॉडिया को भी तो कंपेनियन की जरूरत है ना। तो वो अरमांड से कहता है कि तुम मैडलिन को वैम्पायर में बदल दो क्योंकि ड्यूलैक के अंदर लेस्टैट का खून था और क्लॉडिया नहीं चाहती कि मैडलिन के अंदर भी लेस्टैट का अंश हो। लेकिन अरमांड इसके लिए राजी नहीं होता क्योंकि उसने कभी भी किसी मॉर्टल को वैम्पायर नहीं बनाया था। क्लॉडिया भी ये बात समझ जाती है और मन मार के रह जाती है विद द कवन। और कवन में भी अब आग तो लग चुकी ही थी बिटवीन सैंटियागो एंड अरमांड और दोनों के बीच अब बहुत झगड़े भी होने लग गए थे। ऐसे में थक हार के ड्यूलैक मैडलिन को वैम्पायर में तब्दील करने का जिम्मा अपने सर पे लेता है एंड फाइनली वो मैडलिन को वैम्पायर बना भी देता है। उसी रात क्लॉडिया एंड मैडलिन पेरिस छोड़ के भाग जाते हैं टू हैव अ गुड लाइफ एंड अरमांड भी अपना सामान लेकर ड्यूलैक के पास जाता है कि कवन ने उसे चॉइस दिया है कि या तो वो कवन छोड़ दे या फिर कवन के सारे वैम्पायर्स मिलकर इन तीनों का शिकार करेंगे। एज सबको मैडलिन वाली बात पता चल गई थी तो इनके पास अब चॉइस भी ज्यादा था नहीं। तो ऐसे में ड्यूलैक और अरमांड अब साथ रहने लगते हैं और कुछ समय बाद वो लोग क्लॉडिया एंड मैडलिन से भी मिलने जाते हैं एक कैफेटेरिया में। सब लोग मिलकर एक अच्छा टाइम बिता रहे होते हैं कि तभी सैंटियागो आता है और वो इन तीनों लोगों को किडनैप करके ले जाता है। बट सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सैंटियागो अब बदला लेने क्यों आया है, क्योंकि उसने तो अरमांड के साथ समझौता कर लिया था ना कि अगर ये लोग चले जाएंगे तो सब कुछ ओके है। इसका जवाब भी आपको कहानी के साथ इवेंचुअली मिल ही जाएगा। खैर आगे सीन शिफ्ट होकर थिएटर ड्रेस वैम्पायर में फोकस करता है जहां हमें पता चलता है कि आज ये नाटक दिन के वक्त हो रहा है और नाटक का थीम क्या होगा? वेल, ट्रायल ऑफ दीज 3 वैम्पायर्स। 3 वैम्पायर कौन? ड्यूलैक, क्लॉडिया एंड मैडलिन। बेसिकली इन तीनों पे अब सभा बैठेगी और इनको अपने किए गए सारे जुर्म और वैम्पायर रूल्स तोड़ने पे सजा सुनाई जाएगी। नाउ ये एक वन टाइम शो था जिसे देखने पूरा शहर आया था और एज यूजुअल सब लोगों के लिए ये एक एक्ट था, लेकिन हमें तो मालूम है कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है और जो होता है स्टेज पे वो रियल होता है। नाउ टू आवर सरप्राइज हम यहाँ लेस्टैट डी लायन काउंट को भी अपने ट्रू फॉर्म में वापस देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस सुनवाई में खुद लेस्टैट शामिल होगा और वो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेगा और यहीं पे ये वाली एपिसोड भी खत्म हो जाती है। अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम ड्यूलैक, क्लॉडिया और मैडलिन को बैग में बंधा हुआ पाते हैं जहां इन्हें कवन के लोग काफी ब्रूटली टॉर्चर कर रहे थे। बेसिकली कवन के लोग इन्हें बहुत मारते पीटते हैं, देन पब्लिक के सामने लाकर बिठा देते हैं स्टेज पर। उन पे एक्यूजेशन था कि उन्होंने
एंटनीट की हत्या की है एंड लेस्टैट को भी जान से मारने की कोशिश करी है। अब अपने बचाव में अगर ये अक्यूज्ड कुछ बोलने भी जाते तो इनके माइंड्स को डिसओरिएंट कर दिया जाता था, जिससे इन तीनों को काफी तकलीफ होती थी। सैंटियागो पूरे शान से इन लोगों का पास्ट पढ़ता और तो और क्लॉडिया के डायरी को भी उसने ऑडियंस में पास कर दिया था ताकि सब लोग इसे पढ़ सके। यहाँ इन 3 लोगों के एंकल्स को भी काट दिया गया था ताकि ये लोग चल भी ना सके और सबको उनकी ये हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको लग रहा था कि ये किसी तरह का प्ले है, लेकिन यहाँ चीजें सच में हो रही थी। इसी के बीच स्टेज में लेस्टैट आकर बैठता है तो सुनवाई शुरू होती है और सीजन 1 के हर एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को यहाँ नैरेट किया जाता है थ्रू लेस्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड की एक खास बात यह है कि हमें पूरे सीरीज का सच दिखाया जाता है थ्रू हिज नरेशन। आई मीन अब तक हमें मोस्ट ऑफ द चीजें आधी अधूरी और एक पीओवी से बताई गई थी, लेकिन इस हियरिंग के दौरान सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो कि अब तक हुई है। तो आइए हम सब इसे पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। तो बात यह थी कि अरमांड ने अपने जान के बदले इन तीनों वैम्पायर्स का सौदा किया था। उसने कवन के दिए हुए शर्त के बारे में झूठ बोला था एंड इन रिटर्न उसने इन 3 वैम्पायर के लाइफ को सैक्रिफाइस किया था। मतलब सैंटियागो और लेस्टैट को सौंप दिया इन तीनों को, तभी तो अरमांड यहाँ नहीं है, वो बच गया, वो सौदा किया था। लेकिन कवन ने अरमांड को भी अभी तक बंदी बनाकर रखा था, जो कि ये सब देख रहा था, मतलब जो भी स्टेज पे हो रहा है। अब लेस्टैट यहाँ खुलासा करता है कि उसके फर्स्ट लव निकी को अरमांड ही मारा था एंड इट वाज शॉकिंग फॉर ड्यूलैक। एंड हम जान पाते हैं कि सच में लेस्टैट हमेशा से काफी अकेला रहा था टिल ही फाउंड ड्यूलैक। बेसिकली लेस्टैट बदला तो लेना चाहता था ड्यूलैक से, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी ड्यूलैक को प्यार करता था। और दोस्तों आपको याद है जिस रात वो क्लॉडिया को आग से बचाकर मैंशन ले आया था, उस रात क्या हुआ था? उसके बारे में लेस्टैट ये सच बताता है कि क्लॉडिया को वैम्पायर बनाने से पहले लेस्टैट ने ड्यूलैक को वार्न किया था। वार्निंग ये कि ये ग्रेट लॉज ऑफ वैम्पायर के अगेंस्ट है, यानी कि बच्चे को ये लोग वैम्पायर नहीं बना सकते। और क्लॉडिया उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। सोच के देखो, अगर क्लॉडिया वैम्पायर बन जाएगी तो वो इटर्निटी के लिए बच्ची ही रह जाएगी। भले उसका माइंड एज करेगा, यानी कि वो एडल्ट हो जाएगी, लेकिन वो दिखने में तो बच्ची जैसी दिखेगी ना, और दुनिया उसे बच्ची जैसा ही ट्रीट करेगी। और ये चीज आगे क्लॉडिया के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। देखा जाए तो लेस्टैट वाज राइट और इसलिए शायद वो क्लॉडिया को वैम्पायर बनाना नहीं चाहता था। लेकिन ड्यूलैक उसे वचन देता है कि अगर लेस्टैट क्लॉडिया को वैम्पायर बना दे तो ड्यूलैक उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा लेस्टैट के पास रहेगा। अब क्योंकि लेस्टैट को अकेलापन से बहुत डर लगता था तो वो मान गया। ये बातें क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि अब तक हम सिर्फ ड्यूलैक का ही साइड जानते थे, जहां वो क्लॉडिया को चाहता था, लेस्टैट इनके बीच में आता था, लेस्टैट ही बुरा था। लेकिन अब हम लेस्टैट की साइड को भी सुन पा रहे हैं, जहां ड्यूलैक भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। इनफैक्ट लेस्टैट तो यहाँ सबके सामने ये भी कह देता है कि सिर्फ ड्यूलैक को पनिशमेंट मत दो, मुझे भी दो, क्योंकि अंततः मैंने ही क्लॉडिया को वैम्पायर बनाया। नाउ एक और इंसिडेंट जब ड्यूलैक और लेस्टैट की भयानक वाली लड़ाई हुई थी। हम बस ये जानते हैं कि ड्यूलैक बहुत पिट गया था, लेकिन एक्चुअली में फाइट के दौरान लेस्टैट भी काफी पिटा था। इनफैक्ट ड्यूलैक कई बार लेस्टैट पे भारी पड़ रहा था। बीच फाइट में लेस्टैट ड्यूलैक से कहता भी है कि मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन ड्यूलैक इतना गुस्से में था कि वो लेस्टैट को धमकी दिया। धमकी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और जिस हाथ से तुमने क्लॉडिया को चोक किया मैं उसे भी काट दूंगा। इनफैक्ट जब लेस्टैट पूछा कि क्या तुम मुझे छोड़ रहे हो, तो इस पे ड्यूलैक हाँ कहा और तभी लेस्टैट गुस्सा हुआ था एंड देन फाइनली उसे ऊपर ले जाके नीचे फेंका था। इस बात के लिए लेस्टैट आज भी सॉरी है, बट इस पॉइंट पे हम कहीं ना कहीं ड्यूलैक का भी दोगलापन देख पा रहे हैं। अब हियरिंग के दौरान क्लॉडिया बोलती है कि लेस्टैट ड्यूलैक को काफी ऊपर से नीचे फेंक दिया था और अब वो आके सॉरी बोल रहा है तो सब कुछ ठीक हो गया, राइट? तो हमने भी ऐसे ही लेस्टैट को पॉइजन करके मारने का कोशिश किया, लेकिन लेस्टैट तो अब भी जिंदा है, तो हम भी सॉरी बोल के निकल जाते हैं। अब सुनने में तो ये बहुत बकवास सी आर्ग्यूमेंट लगती है, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट में दम भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि पूरी जूरी तो बायस थी। स्टिल समहाउ क्लॉडिया बोलती है कि मैं हमेशा इन दोनों के झगड़े में फंस जाती हूँ और आज भी लेस्टैट तुम मेरे लिए नहीं आए हो, तुम ड्यूलैक को सजा देने आए हो। क्लॉडिया ऐड करती है कि ये किसी तरह का ट्रायल नहीं है, ये तो पूरा प्री प्लान्ड करके सब कुछ किया गया है और हम यहाँ सिर्फ सजा सुनने आए हैं, तो जल्दी से सजा सुनाओ और सब कुछ खत्म करो। अब यहाँ एक छोटे से एनिमेशन के द्वारा हम जान पाते हैं कि कैसे पेरिस के कवन डायरीज पढ़ के लेस्टैट को सिग्नल भेजे थे और उसे यहाँ बुलाए थे फॉर दिस बिग इवेंट। आई मीन ये सब आज फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये तो कवन ने बहुत पहले से ही डायरेक्ट किया हुआ था और आज एग्जीक्यूट हो रहा है, सब कुछ प्री प्लान्ड। तो फाइनली इस कवन की जूरी अपना डिसीजन बताने लगती है। सबसे पहले मैडलिन बेचारी को तो मौत ही मिल जाती है, क्योंकि उसे रॉन्गफुली कन्वर्ट किया गया था विदाउट द नॉलेज ऑफ कवन मास्टर, जो कि सैंटियागो खुद को मान लिया था। अब यहाँ मैडलिन के पास एक चॉइस था कि अगर वो कवन को ज्वाइन कर लेती है तो शायद उसे डेथ पेनल्टी नहीं मिले, लेकिन मैडलिन यहाँ क्लॉडिया के साथ हमेशा रहना चाहती थी। वो कवन को ज्वाइन करने से इनकार कर देती है, तो इसीलिए उसे मौत ही मिलती है। वहीं क्लॉडिया को भी सभी लोग गिल्टी मानते हैं और उसे भी मौत ही दी जाती है। अब ड्यूलैक को भी सभी लोग गिल्टी मानते हैं, लेकिन उसे मौत नहीं मिलती बल्कि उसे बैनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि साइड में बैठे
अरमांड ने शायद सबको मैनिपुलेट करके उसको डेथ पेनल्टी से बचा लिया था और इसलिए सबने कहा कि उसे बैनिश कर दो, मारो नहीं। तो इसके बाद ड्यूलैक को एक कॉफिन में बहुत सारे पत्थरों के साथ बंद कर दिया जाता है क्योंकि ऑब्वियसली कवन वाले उससे हेट करते थे। वो चाहते थे कि ड्यूलैक इसी कॉफिन में रह जाए और स्टारवेशन से मारा जाए। आई मीन ये पूरा एक गेम प्लान था जो कि कवन ने अच्छे से एग्जीक्यूट भी किया। ऑन द अदर हैंड क्लॉडिया मरने से पहले एक पावरफुल स्पीच देती है कि मैंने तुम सभी के चेहरे देख लिए हैं और अगर कोई आफ्टर लाइफ होगा तो मैं वहां से वापस आकर तुम सबको मार दूंगी और अगर नहीं भी होगा तो भी मार दूंगी। इसके बाद स्टेज पे उसे और मैडलिन को सबके सामने ही जला दिया जाता है थ्रू सनलाइट। लेकिन क्लॉडिया जाते हुए आखिरी चेहरा लेस्टैट का ही देखती है एंड हर आईज वेर फुल ऑफ पिटी। सो आफ्टर ऑल दिस फाइनली क्लॉडिया एग्जीक्यूट हो गई थी। नाउ प्रेजेंट टाइम में मोलॉय आर्मंड से पूछता है कि तुमने ड्यूलैक को बचा लिया और क्लॉडिया को नहीं, ऐसा क्यों? इसके आंसर में वो बस इतना कहता है कि आई कुडंट प्रिवेंट इट और कुछ रीजन देता नहीं और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो फाइनली इस सीजन का लास्ट एपिसोड और ये सबसे बढ़िया एपिसोड है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्यूलैक अपने कॉफिन में अपनी मौत का इंतजार कर रहा होता है। क्लॉडिया की मौत से वो बहुत दुखी और होपलेस था। उसके शरीर के सारे चोट भर गए थे लेकिन वो अब स्टार्व कर रहा था। अब प्रेजेंट में मोलॉय अरमांड से पूछता है कि तुमने ड्यूलैक को सेव किया, इसके लिए तुम्हें क्या सजा मिली? वो कहता है कि सब मुझसे नफरत करते थे और मुझे एज अ वर्कर ट्रीट करते थे। इनफैक्ट बढ़िया खाना भी नहीं मिलता, उसे बस रैट्स फीड किया जाता था। नाउ इन द पास्ट हर रात ड्यूलैक दर्द और भूख से चिल्लाता था और अरमांड बताता है कि कैसे उसने ड्यूलैक को कॉफिन से बाहर निकाला। वो बेसिकली एक सैक्रिफाइस रखा कॉफिन में और उसको ड्यूलैक के कॉफिन के साथ बदल दिया। इसके बाद अरमांड ने ड्यूलैक को उसका खून पिलाकर वापस जिंदा किया। तो वापस थोड़ी शक्ति पाने के बाद ड्यूलैक फुल रेज में था और वो पूरे कवन को आग लगा देना चाहता था। वो पूरी तैयारी करता है और थिएटर में आग लगा देता है। अब क्योंकि ड्यूलैक को अरमांड बचाया था तो वो अरमांड को पहले ही बता देता है कि कल तुम इवनिंग थिएटर से निकल जाना। खैर तो ये आग काफी वाइड स्प्रेड थी और यहाँ दो वैम्पायर भागने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ड्यूलैक उनका बाइक ब्लास्ट करवा देता है। रही बात सैंटियागो की तो भैया उसको तो ड्यूलैक इंसल्ट करता ही है एंड देन उसका सर ही काट देता है। अरमांड ड्यूलैक से टेलीपैथिकली पेरिस छोड़ के जाने को कहता है लेकिन वो नहीं जाता। इंस्टेड वो तो रिवेंज ले लिया था सबसे। अब वो अरमांड मिलते हैं और तब वो पूछता है कि तुम मुझसे झूठ कब से बोलने लगे और अरमांड शर्मिंदा होकर कहता है कि जिस रात तुम मैडलिन को चेंज करने वाले थे उसी रात से मैं कवन वापस गया था तो उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे कुछ और नहीं सूझा तो मुझे डर लगा कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ के ना चले जाओ, इसीलिए मैंने कवन वालों का साथ दिया था। तो बेसिकली उस दिन से ही प्ले की तैयारी चल रही थी। ड्यूलैक पूछता है कि क्या तुमने भी लेस्टैट के साथ प्ले रिहर्स किया था? इस पर अरमांड कहता है कि वो लोग रिहर्स करे थे, मैं तो बस अपने कॉफिन में जाके लेटा था टू अवॉइड दिस। इस पर ड्यूलैक अरमांड से कहता है कि क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम मुझसे सच कह दो, मुझे धोखा ना दो? लेकिन अरमांड तो बस शर्मिंदा था। वो कहता है कि मैं पूरी लाइफ इसकी भरपाई नहीं कर सकता हूँ एंड टेल मी इफ देयर इज समथिंग आई कैन डू। ये सुनने के बाद ड्यूलैक अपने कॉफिन में वापस चला जाता है सेइंग कि शाम होगी तो मुझे उठा देना। अब ड्यूलैक और अरमांड लेस्टैट से मिलने जाते हैं एंड ही वाज सिटिंग इन मेकर्स रूम। ड्यूलैक उसे वही मार देना चाहता था लेकिन समहाउ वो ऐसा नहीं कर पाता। रादर वो अरमांड को किस करता है डिपिक्टिंग कि अब वो अपनी पूरी लाइफ अरमांड के साथ ही रहेगा। और देखा जाए तो ये लॉस लेस्टैट का ही हुआ है, वो जीत के भी हार गया और कवन से भी तो बदला ड्यूलैक ने ले ही लिया। तो ये सब सुनकर लेस्टैट कहता है कि मैं देखता हूँ कि कब तक ये कंपेनियनशिप चलती है। तो इसके बाद ड्यूलैक हमेशा के लिए पेरिस से चला जाता है ऑब्वियसली विद अरमांड और तब से 77 इयर्स हो चुके हैं, मतलब अभी तक ड्यूलैक अरमांड के साथ ही रह रहा है एंड ऑल्दो ही इज ब्रोकन ही इज स्टिल हैप्पी। नाउ प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि राशिद मोलॉय को सुबह का न्यूज़पेपर देने आया होता है जिसके साथ एक एनवेलप भी होता है। मोलॉय उसको देखता है और कुछ सवाल पूछना शुरू करता है। लाइक जब ड्यूलैक पहली बार हंट करता है बार के एक सेल्समैन को तब तुमने कहा था कि तुम्हें लेस्टैट ने टेलीपैथिकली कहा था कि तुम उसे डरा रहे हो, लेकिन वो तो तुम्हारा मेकर था ना, तो तुम्हें कैसे पता कि वो क्या सोच रहा है? ड्यूलैक इस बात को कैजुअली उड़ा देता है saying कि शायद मैंने गलत बोला था और उसने मुझे ये बात कान में बोली होगी। अब मोलॉय दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि तुमने ये कहा था कि कवन का एक आदमी सैम ट्रायल के दौरान अरमांड के सीट के सामने खड़ा था, लेकिन फिर तुमने ये भी कहा कि वो तुम्हें लेकर नीचे गया टू पुट यू इन अ कॉफिन, तो वो एक ही समय में दोनों जगह कैसे हो सकता है? इस पर ड्यूलैक कहता है कि वो वैम्पायर है ना, तो शायद इसलिए वो फास्ट मूवमेंट कर सकता है। मोलॉय अग्रीज टू इट और तो और दोनों कभी सैम को देखे भी नहीं थे आफ्टर द फायर एज वो थिएटर से भाग गया था। मोलॉय एक और सवाल पूछता है कि कितने सोल्जर न्यू ऑर्लिंस में आए थे? इस पर ड्यूलैक कहता है कि आई डू नॉट नो और यहाँ ड्यूलैक थोड़ा हैरान भी होता है कि मोलॉय ऐसे बेतुके सवाल क्यों कर रहा है। फाइनली मोलॉय मुद्दे की बात पे आता है और वो कहता है कि देखो मुझे लगता है कि उस दिन थिएटर में ट्रायल के दौरान अरमांड के अलावा एक और आदमी भी था जो तुम्हें बचा सकता था एंड ही वाज नन अदर देन लेस्टैट हिमसेल्फ। और अरमांड तो अभी कन्फेस भी किया है कि लेस्टैट भी ड्यूलैक को बचाने की कोशिश करता था। जी हां दोस्तों, लेस्टैट ने ही ड्यूलैक को डेथ पेनल्टी से बचाया था बाय यूजिंग हिज माइंड कंट्रोल टेक्निक और उसका पूरा क्रेडिट अरमांड ले रहा था। अरमांड अब गुस्से में बात को टालने लगता है लेकिन मोलॉय के पास यहाँ एक स्पेशल चीज थी जो कि वो ड्यूलैक के हाथ में थमाता है। ये थी एक्चुअल
स्क्रिप्ट उस ट्रायल की, जी हाँ, प्रिंटेड स्क्रिप्ट। और यहाँ हम अरमांड की लिखी हुई रिमार्क्स को देख पाते हैं, इंडिकेटिंग कि अरमांड ना सिर्फ प्ले को देखा था बल्कि उसने ही ट्रायल को डायरेक्ट किया था, क्योंकि वो ड्यूलैक और क्लॉडिया दोनों को मृत देखना चाहता था। और हाँ, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि फ्लैशबैक में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां सच में अरमांड ही लेस्टैट एंड सैंटियागो को डायरेक्ट कर रहा था एंड ही वाज टोटली इन्वॉल्व्ड विद द कवन। नॉट ओनली दिस, वो जो माइंड कंट्रोल किया जा रहा था ना ट्रायल के दौरान, वो भी अरमांड का ही प्लान था। तो भैया यहाँ आ गया है ट्विस्ट, लेकिन सवाल यह है कि मोलॉय को ये सब कैसे पता? वेल, जिस सैम नाम के वैम्पायर का जिक्र हुआ था ना कहानी में, वो एक्चुअली में टैलामैस का ग्रुप का एक एजेंट था। वो आग से बच भी गया था और उसी ने ये स्क्रिप्ट आज मोलॉय को पार्सल कराया था। ड्यूलैक वाज इन शॉक एंड गिल्ट कि ऑल दिस 77 इयर्स वो लेस्टैट को हेट करते रहा, वो अरमांड से प्यार करता था, लेकिन वो एक झूठी जिंदगी जी रहा था एक ऐसे इंसान के साथ जिसने क्लॉडिया को मरवाया। और मोलॉय की वजह से ही ड्यूलैक इतने बड़े सच से रूबरू हुआ है। अब मोलॉय को टैलामैस्का से मैसेज मिलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम वहां से निकलो। अब इस पॉइंट पे ड्यूलैक मोलॉय से थैंक्स कहता है और उसके घर वापस जाने का इंतजाम भी करा देता है। साथ ही वो अरमांड को थ्रेटन करता है कि अगर मोलॉय को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये कहकर ड्यूलैक निकल पड़ता है। तो इसके बाद ड्यूलैक तुरंत न्यू ऑर्लिन्स पहुंचता है, जहां वो अपने ओल्ड टाउन को देख सके, मतलब अपने लाइफ की जहां उसने बेस्ट मोमेंट्स बिताए थे विद लेस्टैट। ड्यूलैक को अब समझ में आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है और शहर घूमते वक्त वो एक लड़का को देखता है जो कि चूहा पकड़ रहा था। ड्यूलैक इस लड़के का पीछा करता है और वो देखता है कि एक टूटे हुए शैबी से प्लेस में लेस्टैट रह रहा है। वो बिल्कुल वीक हो गया है क्योंकि वो ह्यूमंस को हंट करना बंद कर चुका है और शायद अब वो भी स्मॉल एनिमल्स पे ही फीड करता है। यहाँ ड्यूलैक लेस्टैट से मिलता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ही मुझे बचा रहे थे। इस पे लेस्टैट कहता है कि मैंने सोचा कि तुम खुद रियलाइज करोगे और देखो तुम आ गए। यहाँ लेस्टैट काफी रोता है क्योंकि वो क्लॉडिया को नहीं बचा पाया था और इस पॉइंट पे दोनों काफी इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल होने के बाद ये दोनों यूनाइट भी हो चुके थे। ड्यूलैक अब कहता है कि तुमने मुझे इमॉर्टैलिटी गिफ्ट करी थी एंड ऑल माई लाइफ मैंने उसे कर समझा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि ये गिफ्ट है जिसे मैं एम्ब्रेस करूंगा। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है क्योंकि मैं सेल्फिश था, खुद सफर कर रहा था तो तुम्हें भी दर्द देता था, लेकिन अब मैं दिल से तुम्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ फॉर व्हाट यू मेड मी। दोनों क्लॉडिया को याद करके बहुत रोते हैं और लेस्टैट सच में सॉरी कहता है फॉर नॉट सेविंग क्लॉडिया। वो कहता है कि मरने से ठीक पहले क्लॉडिया उसकी तरफ देखी थी ताकि वो क्लॉडिया को बचा सके, जैसे एक बच्ची देखती है अपने पिता की तरफ, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका। अब यहाँ से कहानी थोड़ी आगे बढ़ जाती है एंड देन डैनियल मोलॉय पे फोकस करती है जिसने अब तक अपनी बुक पब्लिश कर दी है एंड ऑफ कोर्स ये बुक वन ऑफ द बेस्ट सेलर बन चुकी है। नाउ ड्यूलैक सभी वैम्पायर्स का रिएक्शन सुन पाता है अबाउट हिज बुक एंड बहुत सारे वैम्पायर्स इसे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। नाउ टू अ सरप्राइज मोलॉय भी अब ड्यूलैक से टेलीपैथिकली बात कर रहा होता है एंड दिस इंडिकेट्स कि जाते जाते शायद अरमांड ने मोलॉय को भी वैम्पायर बना दिया होगा। नाउ मोलॉय अगेन ड्यूलैक के बारे में बुक पब्लिश करना चाहता है और इस पे ड्यूलैक कहता है कि मैं अब कोई बुक नहीं छापना चाहता। देन ड्यूलैक सारे वैम्पायर्स को टेलीपैथिकली मैसेज भेजता है कि सुनो सब लोग, जो भी मेरे बारे में बुरा कह रहे हो, मैं तुम सबको बता दूं कि मैं दुबई में रहता हूं और अगर तुम सब में हिम्मत है तो मेरे अपार्टमेंट में आओ और मुझसे मुकाबला करो, लेकिन तब तक आई ओन द नाइट। यहीं पे सीरीज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इंटरव्यू विद द वैम्पायर टीवी सीरीज के सीजन 2 की पूरी कहानी और अब तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज एक यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें मेफेयर विचेस भी आती है और मेफेयर विचेस की सीजन 2 भी जल्दी आने वाली है जिसे मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सीरीज थोड़ी सी स्लो है लेकिन इसकी कहानी अच्छी है, बस यहाँ पे ड्रामा बहुत ज्यादा है। देन LGBT वाला एजेंडा भी काफी पुश किया गया है, बट स्टिल मैं इसे एक ओके सीरीज कहूंगा। अब क्योंकि सीजन 2 के अंदर सारे पॉइंट्स को क्लियर कर ही दिया गया है तो यहाँ कुछ खास थियरीज नहीं है, लेकिन जैसे ही मेफेयर विचेस का सीजन 2 आएगा या फिर इंटरव्यू विद द वैम्पायर का सीजन 3 आता है, मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन लेकर आ जाऊंगा। और हाँ, इंटरव्यू विद द वैम्पायर एंड मेफेयर विचेस, इन दोनों के बीच जो एक कनेक्शन है वो है टैलामैस्का ग्रुप का। आई होप कि आगे इन सारी कहानियों को एक दूसरे में मर्ज भी किया जाए ताकि हम सारे सुपरनैचुरल क्रीचर्स को एक जगह पे देख पाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।